सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, आज का लेक्चर जो है वो हमारा पार्ट 6 रहने वाला है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने अपने 5 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखिए। ओके, तो आज के जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो रहने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड जियोग्राफी, जिसके हम आज कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चंस। राइट, चलिए। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, रिगार्डिंग द प्रोटॉम स्पीकर। ओके, याद रखिएगा, प्रोटॉम स्पीकर इन द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोलते हैं जो प्रोटॉम स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। ठीक है, एंड एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट सिटिंग करेंगे, मतलब जो फर्स्ट सिटिंग होती है लोकसभा की उसको प्रिसाइड करते हैं, और एडमिनिस्टर द ऑफर ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज। राइट, और दूसरी स्टेटमेंट बोलता है दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्रोटॉम स्पीकर। सो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मनी बिल। ठीक है, मनी बिल के रिगार्डिंग बताना है आपने। देखिए बोलता है इम्पोजिशन, रिमिशन और एबोल्यूशन ऑफ एनी टैक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, एबोल्यूशन करना, रिमिशन करना, इम्पोजिशन करना किसी भी टैक्स का, वो आता है, वो पार्ट है मनी बिल का। ठीक है, बट जो रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिल। सो आपने बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि जो डिसीजन है कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, ठीक है, वो लिया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई बिल, मतलब अगर मनी बिल, ठीक है, अगर मनी बिल प्रेजेंट किया जाए प्रेसिडेंट जी के सामने, तो प्रेसिडेंट को उस पर एसेंट देने पड़ते हैं, वो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट जी के एसेंट के लिए भेजा जाए, ठीक है, सो प्रेसिडेंट क्या है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो बताइए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको सही स्टेटमेंट्स का थोड़ा बता देता हूँ। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। बिल्कुल सही बात है ये। तीसरे बिल में बोला है, देखिए जब भी कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले किसके सामने आते हैं? प्रेसिडेंट जी के सामने। मतलब सबसे पहले प्रेसिडेंट जी को दिखाया जाता है, उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो जाहिर सी बात है कि ये कोई बात ही नहीं खड़ी होगी कि अगर जो बिल पहले प्रेसिडेंट जी को दिखा दिया गया है, ठीक है, सो फिर अगर वापस से जब एसेंट के लिए भेजा जाएगा, जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा बिल, ठीक है, उसके जब एसेंट के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसे रिकंसीडर के लिए वापस तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो बिल पहले ही उन्हें दिखा दिया गया है। ठीक है, देखिए रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट जी के एसेंट के लिए गया हुआ है, राइट, उनके साइन वगैरह के लिए गया हुआ है, तो प्रेसिडेंट जी देखते हैं कि उसमें कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है, जो शायद सही ना बैठे, या कुछ ऐसे प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए है किसी के, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो उसे वापस भेज देते हैं उसके पास। ठीक है, ताकि इसमें थोड़े से चेंजेस किए जाए। बट मनी बिल जो है वो पहले ही प्रेसिडेंट जी को दिखा के जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ये जो चीज़ है ये इसमें हो ही नहीं सकती, तो ये बिल्कुल, ये भी चीज़ें दोनों बिल्कुल ठीक है। देखिए चाहे वो इम्पोजिशन हो, रिमिशन हो, या फिर रेगुलेशन हो टैक्स का, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो मनी बिल के अंदर ही आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 एंड 3 ओनली। चलिए अगला देखते हैं। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन द इंडियन ओशियन शेयर्स बाउंड्री विद, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का इन द इंडियन ओशियन शेयर्स बाउंड्री विद, किस किस के साथ जो है वो शेयर करता है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया। सो आपने बताना है विच ऑफ द select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 5, 1 and 2, 1, 3 and 4, 2 and 5 only. बताइए।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 5 ओनली, ठीक है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया, राइट। देखिए नीचे मैंने इसकी इमेज भी दी हुई है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि जब प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में लागू होता है तो कौन कौन से उसका जो प्रभाव है वो कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं पड़ता, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, तो क्या चीज़ नहीं होगी, क्या क्या उसके परिणाम नहीं होंगे, मतलब ना होना ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें होना, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसोल्व हो जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट में वो रिमूव कर दी जाएगी, और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो डिसोल्व हो जाएंगी। सो आपने बताना है कि कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। सो बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताइए। चलिए देखिए इसका सही आंसर है वो 1 एंड 3, ठीक है। ना तो स्टेट, जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्व हो, और जरूरी नहीं है कि ये दोनों लोकल बॉडी जो हैं डिसोल्व हो। हाँ, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि नोट पूछा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपके सामने प्रोजेक्ट दिए गए हैं और साथ में रिवर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सो आपने बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है मैच कर रहा है, ठीक है। पहला है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पेरियार में, मनेरी वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भागीरथी, विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलकनंदा, एंड नाथपा जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी। सो बताना है कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। 1 एंड 3, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या 1, 2, 3, 4, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डैट इज 2 एंड 3। बिल्कुल ये भागीरथी पे है, और ये मतलब जो विष्णु प्रयाग है वो अलकनंदा। देखिए फर्स्ट जो है इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर दिबांग, ठीक है। और जो नाथपा जाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस पे है, सतलज पे, ठीक है। सो क्या बन गया ऑटोमेटिकली, ऑप्शन 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट के बारे में बताना आपने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली यूनियन टेरिटरीज दैट हैव अ हाई कोर्ट ऑफ देयर ओन, ठीक है। बोलता है जो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों, मतलब दोनों एक ओनली यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। एंड द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है, ये ओनली वर्ड का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 90% मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा होता है कि ऐसी ओनली वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत होती हैं। 10% चांसेस हो सकते हैं कि सही भी हों, बट 90% चांसेस गलत होते हैं। बट आप देखिए, थोड़ा माइंड लगाइए कि क्या ऐसा है या नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑब्वियसली दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। करेक्ट पूछा तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर 1 और 2 इज द इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्यों। देखिए एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है, एंड 7 हैविंग कंट्रोल ओवर मोर देन 1 स्टेट और यूटी, ठीक है। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, 1 हाई कोर्ट कैन सर्व फॉर मोर देन 1 स्टेट। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट, मतलब फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख have high courts, ठीक है। The other union territories fall under the jurisdiction of different state high courts. Puducherry comes under the jurisdiction of Madras High Court, ठीक है। तो hence statement 1 is not correct, right। चलिए दूसरा बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, की बात की गई है। तो जो द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये बात तो सही है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, ठीक है। जो ऊपर क्या बोला था, जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद बोला जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, मैंने कहा था ओनली का ध्यान रखिएगा। सो नॉट ओनली एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हुई हमारी, गलत हुई, राइट। चलिए अब म्यूनसिपैलिटीज हैं इस साइड, ठीक है, और कौन सी म्यूनसिपैलिटी किसके लिए, ठीक है। नगर पंचायत स्मॉल अर्बन एरिया के लिए है, म्यूनसिपल काउंसिल ट्रांजिशनल एरिया फॉर रूरल टू अर्बन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया,
सो आपने बताना है क्या ये मैच सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बताइए, वन ओनली, सॉरी वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली, या वन टू एंड थ्री ओनली, बताइए। देखिए इसका सही आंसर है थ्री ओनली, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लार्जर अर्बन एरिया के लिए है। देखिए नगर पंचायत किसके लिए हैं? नगर पंचायत जो है वो ट्रांजिशनल एरिया, दैट इज एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, ठीक है। और म्यूनसिपल काउंसिल किसके लिए? फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया, ठीक है। सो मतलब उल्टे लिखे हुए थे दोनों, ठीक है। सो सही आंसर क्या हो गया हमारा? थ्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए, विद रेफरेंस टू द वक्टाका डायनेस्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए, इट रूल्ड डेक्कन इंडिया इन द 3rd century CE, ठीक है। नगरधन सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ वक्टाका किंगडम, द वक्टाका रूलर्स फॉलोड वैष्णविज्म। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, बताइए। इसका देखिए जो सही आंसर है वो है ए, 1 and 2 ओनली, ठीक है। देखिए ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, हम ये जानना ज़रूरी है। देखिए वैष्णविज्म को फॉलो नहीं करते थे, द वक्टाका रूलर्स फॉलोड शैव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहले दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। बोलता है इंडिया में जो हिमालयज हैं वो स्प्रेड हैं, मतलब फैले हुए हैं कितनी? सिर्फ 5 स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, एंड पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3, 1 and 3, बताइए। देखिए थोड़ा माइंड लगाइए, अगर आपने पढ़ा है इनके बारे में तो आपको पता होगा, ज़रूर पता होगा। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली, ठीक है। हिमालयस के 5 स्टेट्स के ऊपर है क्या? इन इंडियन हिमालय रीजन इट्स स्प्रेड ओवर 11 स्टेट्स एंड 2 यूटीज, याद रखिएगा, ठीक है। कितना? 11 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। एंड वेस्टर्न घाट्स रेंज ओवर 6 स्टेट्स, नॉट 5 स्टेट्स, 6 स्टेट्स। और कौन कौन सी है वो स्टेट्स? देखिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। सो पहली दो स्टेटमेंट्स गलत हुई, और पुलिकट लेक ठीक है, इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर बॉडी आफ्टर चिलिका लेक इन ओडिशा एंड इज शेयर्ड बाय तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, पहली दो स्टेटमेंट गलत होगी हमारी। चलिए, एंटी साइक्लोन्स विद हाई प्रेशर आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर बिकॉज इन एंटी साइक्लोन द एयर सिंक्स एंड स्पाइरल आउट्स which does not lead to condensation, ठीक है। Usually regions around 30 degree altitude are found to be affected by very large and stable anticyclones, right? And as we move towards higher altitudes the strength of the Coriolis forces decreases, which affects the direction of the anticyclones in the both the hemisphere. So आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 and 2, 2 and 3, 1 only, 1, 2 and 3, बताइए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं क्या गलत स्टेटमेंट बताई हुई है। देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। बोलते हैं एयर डिसेंड्स ऑन द पोलवर्ड साइड ऑफ द headless cell circulation, so their surface pressure are high. This produces two subtropical high pressures belts each centered at about 30 degree latitude. और यहाँ पे क्या लिखा था? 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे लिखा था 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड, राइट। 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉट ऑल्टीट्यूड, ठीक है। सो ये जो है एक वर्ड की वजह से हमारा जो स्टेटमेंट है क्या होगी? गलत होगी, राइट। चलिए सेकंड तो हमें पता चल गई, अब थर्ड देख लेते हैं साथ में। देखिए कोरियल फोर्सेज इज साइडवर्ड टर्निंग फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरियल फोर्सेज इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज। स्टेटमेंट में क्या था कि वो डिक्रीज करती है, लेकिन नहीं, ये इंक्रीज कर दी है विद द स्पीड ऑफ मोशन एंड लैटिट्यूड, ठीक है। सो इट इफेक्ट्स द विंड डायरेक्शन इन बोथ द हेमिस्फीयर। सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, ओके। डिक्रीज नहीं करती है, क्या करती है वो? इंक्रीज करती है, तो ये याद रखिएगा। देखिए एक वर्ड की वजह से जो है पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। सो आपको इन्हीं जो ये बारीकियां हैं ना, इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है,
राइट। चलिए अगला देखते हैं। आर्टिकल 358 एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री वियर एज आर्टिकल 359 में एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, बोलता है जो आर्टिकल 358 है वो एक्सटेंड करता है टू द एंटायर कंट्री। ठीक है, बट आर्टिकल 359 है वो या तो एंटायर कंट्री पे करता है या तो उसका एक पार्ट है। ठीक है, रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है, पहली बात बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 358 है इज कन्फाइंड टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 only, whereas article 359 extend to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order। ठीक है, डिफरेंस भी समझ लीजिए क्या है इसमें, राइट। चलिए तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट ही है, ये तो हम जान गए। देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, कह रहा है कि दैट एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग the proclamation of emergency or its continuance must be passed by the both of the houses parliament। ठीक है, दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए, नॉट ओनली बाय द लोकसभा। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था ओनली वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है, सेकंड गलत। ठीक है, नगोवा जात्रा रिसेंटली इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन। ठीक है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, आपको देखिए ये अलग सब्जेक्ट सब्जेक्ट कह रहा हूँ मैं, अलग टॉपिक है ये। ठीक है, अगर आप इंडियन पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो कैग के बारे में भी आप पढ़ेंगे। सो अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। स्टेटमेंट्स देखिए बहुत ईजी स्टेटमेंट्स हैं और आई होप कि आप बता देंगे। द कैग इज अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। The CAG holds office for a period of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. The CAG is eligible for further office either under the Government of India or of any state. The salary and other service conditions are determined by the President। ठीक है, देखिए मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। बोलता है जो CAG है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, पहली चीज़ तो इन्होंने ये बोली। दूसरा बोलता है जो CAG है वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। कैग जो है वो एलिजिबल होते हैं फॉर द फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, और लास्ट बोलते हैं जो सैलरी है और अदर सर्विसेज द कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सब आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। 1 एंड 2, 2 ओनली, 1 एंड 3, 1 2 3 4। बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है राइट वो रहेगा 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए कैग को कैबिनेट कमेटी अपॉइंट करती है क्या? हाँ, कैग को जो अपॉइंट करते हैं कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, राइट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? द कैग होल्ड, दूसरी जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। चलिए देखते हैं। देखिए ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, याद रखिएगा। ठीक है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेज टू होल्ड ऑफिस। ठीक है, तो वो नहीं करते फर्दर ऑफिस को। हिज सैलरी एंड अदर सर्विसेज कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन करते हैं डिटरमाइन? पार्लियामेंट करते हैं। ठीक है, और उनकी सैलरी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्वल। ठीक है, सो इस तरह से हमारी पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वाटर वेपर के रिगार्डिंग आपने बताना है दैट वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस। ठीक है, इट डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू द अर्थ पोल। आप इक्वेटर से जब अर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो ये कम होती जाती है। ठीक है, इट प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज आर नॉट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने बताना है कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है मैच नहीं करते विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी,
लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सिंगल एग्जीक्यूटिव, बताइए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर या सिंगल एग्जीक्यूटिव। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंगल एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए डुअल एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, फीचर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट में डुअल एग्जीक्यूटिव होती है। देखिए एक द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, राइट, व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो बोलता है कि जो प्रेसिपिटेशन होती है अराउंड द ग्लोब इज मोर ओवर लैंड देन द प्रेसिपिटेशन ओवर ओशियंस, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अराउंड द ग्लोब इज मोर ओवर लैंड, ठीक है, लैंड पे ज़्यादा होती है देन द प्रेसिपिटेशन ओवर ओशियंस, ठीक है। बोलता है द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड एज सॉइल मॉइस्चर इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय द फ्रेश वाटर लेक्स, एंड द लास्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय एन एयर पार्सल डिपेंड्स ऑन द एयर टेम्परेचर। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1 and 2, 2 only, 3 only, 2 and 3, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये बात मतलब पहले तो ऑब्वियसली गलत है, डेट जो प्रेसिपिटेशन है वो ओशियंस पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा भी है देयर इज नियरली 4 times एज मच प्रेसिपिटेशन ओवर ओशियंस देन द प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड, ठीक है। एंड आउट ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड इन इट्स एटमॉस्फेयर इट इज फाउंड टू बी मोर इन फ्रेश वाटर लेक्स देन इन द सॉइल वाटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट इज पास्ड बाय, ठीक है। सो आपने बताना है कि क्या है इसका सही आंसर। लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, राइट। लोकसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of its total membership, Rajya Sabha by a simple majority of its total membership, Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its members present and voting। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब राज्यसभा पास करेगी बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये चीज़ होगी। देखिए मेजोरिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी की बात होगी, स्पेशल मेजोरिटी की बात होगी, ठीक है, और भी कई तरह की मेजोरिटी आती हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो हम तो चलो अपना सिलेबस जो है कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो इसका सिर्फ एक यही चीज़ है कि आपको जो है ना जब आप सिलेबस के थ्रू जब पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको ईजी लगेंगी और आप झट से जो है इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या हो गया 17 का, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटरेट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। दे आर जनरली रेड इन कलर, क्या ये रेड इन कलर में होती हैं। इनमें नाइट्रोजन और पोटाश होता है बहुत ज़्यादा। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, ठीक है। टेपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दी सॉइल। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1, 2 and 3, 2, 3, 4, 1 and 4, 2 and 3, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 and 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, रेड इन कलर होती हैं। दे आर वेल डेवलप्ड, सॉरी जो कैश्यू वगैरह नट्स वगैरह होते हैं वो इन पे जो है उगाए जाते हैं। देखिए दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश। अब देखिए ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे, अगर आपको पता है ये रेड इन कलर में होती है, ठीक है। सो द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स इन हाई टेम्परेचर, ठीक है, मेकिंग द सॉइल पुअर in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxide and potash are present in excess, ठीक है। आयरन ऑक्साइड याद रखिएगा, ठीक है, और पोटाश जो होता है वो एक्सेस होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर कहाँ होती हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। हैंस स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट एंड 4 इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट आंसर। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सैंड माइनिंग इन इंडिया। अब हमने सैंड माइनिंग इन इंडिया के बारे में बताना है। ऑर्डिनरी सैंड इज कंसीडर्ड एज मेजर ऑयल, ठीक है। जो ऑर्डिनरी सैंड होती है उसे एक मेजर मिनरल बोला जाता है, मतलब कंसीडर किया जाता है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 रेगुलेट्स द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर
टू रेगुलेट द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल मिनरल। ठीक है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, नॉट करेक्ट। बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, मतलब जितना मुझे लगता है। ठीक है, मतलब हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, बट जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए सच में इजी है। सीधी, मतलब एकदम सीधी स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है वन ओनली। ठीक है, ऑर्डिनरी सैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर मिनरल, राइट। ये कौन सी है? माइनर मिनरल, माइनर मिनरल के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। द 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, घाटी एंड कवरावती, कल्पेनी एंड मिनिकॉय, बित्रा एंड एंड्रोट। बताइए। वैसे आंसर आपको दिख गया है, चलिए फिर भी द ऑप्शन इज सी, राइट। चलिए, यहाँ मैंने बताया भी हुआ है तो आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बताना है। ठीक है, द आई ऑफ द साइक्लोन इज यूजुअली द एरिया विच हैज़ द हाइएस्ट टर्बुलेंस। जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हाइएस्ट टर्बुलेंस होता है। प्रेशर इज फाउंड टू बी वेरी हाई एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। जो प्रेशर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन में, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड वर्टिकल क्लाउड्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स सराउंडेड द एरिया ऑफ द आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, तो ये ईजी फिर भी आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रेट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट जो है सही है, पहले दो गलत हैं। ठीक है, प्रेशर इज फाउंड टू बी वेरी हाई एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन्स, नहीं, सेंटर पे नहीं होता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, द प्रेशर इज लोएस्ट एट द टेम्परेचर इज द हाईएस्ट इन द सेंट्रल रीजन। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेशर जो होता है वो कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है इन द सेंट्रल रीजन विद आइदर क्लियर और पार्शियली क्लाउड स्काइज, राइट। अ फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज़ अ सेंट्रल काम एरिया। याद रखिए, जो फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो सेंट्रल, जो सेंट्रल सा एरिया होता है वो काम एरिया होता है। ठीक है, वियर द वेदर इज क्वाइट विद काम विंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रिवर तीस्ता के बारे में आपने बताना है। ठीक है, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। ठीक है, बोलता है जो रिवर तीस्ता का सोर्स है वो सेम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, बट ये सिक्किम के थ्रू फ्लो करती है। रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ठीक है, ये सिक्किम से ओरिजिनेट करती है और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? तीस्ता की। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, पहली दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। अब देखिए कैसे। रिवर तीस्ता ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहाँ से करती है? तुसो लेक ऑफ नॉर्थ सिक्किम। ठीक है, हिमालयस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन कैलाश रेंजेस। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिनेशन है वो अलग है, तीस्ता का जो ओरिजिनेशन है वो अलग है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तुम्हारी गलत होगी। अब दूसरी तुम्हारी सही थी। तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, तीस्ता रन्स डाउन हिल थ्रू सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिल्स एंड देन meanders along the plains of West Bengal before entering into Bangladesh, right? So where it flows into the river Brahmaputra, right? So थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी? गलत हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स के बारे में बताना है। इन केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द अमेंड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोलता है जो केशवानंद भारती केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर करने की, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करती क्या? बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करना। ठीक है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन एन इशू ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू कन्वीन अ जॉइंट सेशन। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए सही सी बात है, इसका सही ऑप्शन है वो है वन ओनली।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्लूड नहीं करती, आप बेसिक मतलब आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये पहली बात तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जॉइंट सेशन का रिक्वायरमेंट है, देखिए ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही गलत है, कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं है कि आप जॉइंट सेशन बिठाओ अगर कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। सो ये देखिए, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, ठीक है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सीटिंग, कोई प्रोविजन ही नहीं है ऐसा, ठीक है, ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल, सो हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, सो 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाउ आर द फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब आपने बताना कि फंडामेंटल राइट्स कैसे डिफरेंट है किससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। बोलता है फंडामेंटल राइट एस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्स एस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी ओनली, ठीक है। दूसरा बोलता है फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लीजिए, अगर आपने ध्यान से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पढ़ा होगा तो आप बता देंगे सीधा ही कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्युनिटी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स तो चलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं, बट जो डीपीएसबी हैं वो सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक भी करते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 और जो 2 दोनों की दोनों क्या हैं, गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रांट मिनरल कंसेशंस फॉर ऑल द मिनरल्स लोकेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ देयर स्टेट्स, और प्रायर अप्रूवल बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरी होता है, इज नेसेसरी वाइल ग्रांटिंग मिनरल कंसेशन फॉर एनी मिनरल, याद रखिएगा एनी वर्ड को। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए इसका सही आंसर है 1 और 3, पहली और तीसरी स्टेटमेंट दोनों की दोनों गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हर किसी मिनरल के लिए प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस किस के लिए नहीं चाहिए, ये देखिए पढ़िएगा इसे। प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी, ठीक है, ज़रूरी है, वाइल ग्रांटिंग मिनरल कंसेशन इन केसेस सच एज मिनरल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है उनके लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 26। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, और कावेरी रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है A1 ओनली, ठीक है। नर्मदा बिल्कुल सही बात है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, बट कावेरी रिवर है क्या लार्जेस्ट बेसिन पेनिनसुलर इंडिया में, इट्स गोदावरी नॉट कावेरी, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर बॉर्डर्स विद द बोथ कैस्पियन सी एंड द पर्शियन गल्फ। आपने बताना कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से कौन सी जो है ये बॉर्डर शेयर करती हैं, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 2, राइट, ईरान जो है वो करता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो कैस्पियन सी के साथ है वो कौन कौन करते हैं, ठीक है। रशिया, कज़ाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। और पर्शियन गल्फ के साथ ईरान, ओमान, ठीक है, UAE, सऊदी अरबिया, कतर, ठीक है, और सऊदी कोस्ट से आप याद रखिएगा कुवैत, इराक, ठीक है। पर अगर दोनों की बात करें तो दोनों में से अब लिखा है कि दोनों, ठीक है। तो किसी में 1, 2 करते हैं, राइट, किसी में 2 करते हैं, किसी में 2 करते हैं। सो आंसर क्या आ गया इसका 2 ओनली ईरान, ठीक है। चाहे आप यहाँ देख लीजिएगा और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसका ढंग से पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ऑर्डर टू सस्पेंड टेलीकॉम सर्विसेज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इज पास्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है कि अगर टेलीकॉम सर्विसेज को सस्पेंड करना है तो ये कौन करता है, पास करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और टेलीकॉम सर्विसेज कैन बी सस्पेंडेड इन द केस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बताइए।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो है B2 ओनली, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर नहीं करते, कौन करता है? सेक्रेटरी ऑफ द होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये करते हैं पास, तो याद रखिएगा। चलिए बताना है रिवर्स और उनको आपने मैच करना है उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। कृष्णा, मांजरा और पैनगंगा, गोदावरी, अमरावती, हेमावती, कावेरी, मोशी और भीमा। बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, आई मीन करेक्टली मैच है। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, none of the above। अगर आपको पता है कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है तो आप चला लेंगे पता। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन किससे मैच करती है। देखिए द गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी सच एज पूर्णा, वर्धा, ठीक है, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। कृष्णा बेसिन की बात करें, ठीक है, गतप्रभा, मोसी, भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो तीसरी भी गलत होगी। और कावेरी बेसिन की बात करें तो भवानी, अमरावती, हेमावती, काबेनी, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी, राइट। सो तीनों की तीनों जो हैं वो गलत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडिड टू द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सा जो है वो ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, बताना है आपने। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जो है ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसमें? DPSP में। चलिए सो गाइज आज के जो 30 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। मैंने फिर ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं बस यही मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, सो आपकी एक तरह से रिवीजन हो रही है, ठीक है, रिवीजन वो MCQs के थ्रू हो रही है, सो आप MCQs को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जिसकी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन देना, मैं उसकी दे भी रहा हूँ साथ में। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही है तो लाइक करिएगा, नहीं आ रही तो डिसलाइक करिएगा, पर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में डेट क्यों नहीं पसंद आ रही हैं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहें, एफर्ट्स करते रहें, ठीक है, और अपने ड्रीम को पूरा करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।